पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवारी देने के पश्चात, उम्मीदवारी स्वीकृत होने के पश्चात मैं ज़रूरी समझा कि आप लोगों से बात करूं और एक अपील जारी करूं। तो साथियों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आखिर मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना क्यों चाह रहा, लड़ने के लिए क्यों तैयार हुआ। तो पहले मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा अपना दे दूं कि मैं छात्र जीवन में लोकदल का स्टूडेंट्स भी था, छात्र संघ। उस समय मैं प्रधान महासचिव था। कर्पूरी जी का आशीर्वाद प्राप्त था। कर्पूरी जी को हम लोग अपना नेता मानते थे। उस टीम में ये रविंद्र चरण यादव थे, भीम सिंह थे, हम थे, हेमंत पटेल थे, दलित विनोद पुष्पराज थे, उदय शंकर चौधरी भी थे, शैलेंद्र मंडल अभी जो उनके पत्नी मंत्री हैं वो माननीय भी थे। तो इसमें हम लोग उसमें काम कर रहे थे और बड़ा मजबूती से काम कर रहे थे। खैर स्थिति बदली, हम नौकरी भी चले और कुछ लोग राजनीति में रह गए। तो राजनीति में से फिर जब हम नौकरी में आए तो नौकरी में भी हमें संघर्ष करना पड़ा। हालांकि जब मैं नौकरी में आया तो नौकरी के कुछ ही दिनों के बाद तथाकथित सामाजिक न्याय की पार्टी की सरकार बनी, लालू जी के नेतृत्व में सरकार बन गई। तो लग रहा था कि भाई चारों बगल अब सामाजिक न्याय हो गया। लेकिन वास्तव में मैंने जो समझा, मैंने जो देखा, भले लालू जी की सरकार हो, सामाजिक न्याय के नाम पर सरकार चल रही हो, लेकिन असल में वह सरकार सामाजिक न्याय के विरुद्ध काम करने वालों की सरकार, क्योंकि सत्ता पर निर्णायक पदों पर वही लोग थे जो पहले हुआ करते थे। आज भी आप देखेंगे कि निर्णायक पदों पर वही लोग हैं जो पहले हुआ करते थे। कहने का मतलब है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान में बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था किया, बाबा साहब ने संविधान में प्रतिनिधित्व का अधिकार SC, ST, EBC और OBC को दिया, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। रिजर्वेशन तो मिला लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं मिला, सक्षम प्रतिनिधित्व नहीं मिला, निर्णायक प्रतिनिधित्व नहीं मिला, क्योंकि निर्णायक पदों पर किसी की पोस्टिंग नहीं हुई। जो निर्णय लेने वाला पद था उस पर कहीं किसी का नहीं हुआ। मैंने उन्हें उसी के लिए लड़ाई शुरू किया और लड़ाई मतलब समझिए कि सरकारी सेवा में रहते हुए भी मैंने सरकार से लड़ा, अपनी सरकार के रहते हुए। तथाकथित अपनी जो सामाजिक न्याय की सरकार है उसी पार्टी से हम लोग भी प्रोडक्ट थे। कर्पूरी ठाकुर के हम लोग भी स्कूल के विद्यार्थी थे, जिस तरह से लालू और नीतीश थे, रामविलास जी थे, उसी स्कूल के हम लोग भी प्रोडक्ट थे। लेकिन जब लालू जी और नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो कर्पूरी जी के उलट इन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया और नतीजा क्या हुआ कि सत्ता के केंद्र पर SC, ST, EBC खत्म हो गया। पहले था भी नहीं और इनकी सरकार बनने के बाद भी उनका कहीं कोई जगह नहीं रहा। अंततः हमने लड़ाई लड़ी और आज भी लड़ाई लड़ते आ रहा हूँ। आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट को किस तरह से तबाह मान ली गई दोनों सरकारों ने, नीतीश कुमार और मोदी की सही लालू जी की सरकार ने किया। नीतीश कुमार ने शेड्यूल कास्ट के सूची को डिस्टर्ब करने के लिए दूसरी जाति की सूची को, दूसरे जाति के लोगों को शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनाने का आदेश जारी कर दिया, जबकि शेड्यूल कास्ट में सूची में किसी तरह का फेरबदल करने की सक्षम प्राधिकार संसद था, लेकिन अपनी जो सक्षमता है उसे बाहर जाकर नीतीश कुमार ने इस तरह से माननीय की कर दिया, शेड्यूल ट्राइब्स के माननीय की कर दिया। जबकि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में ये व्यवस्था किया था कि ऐसा चुस्त दुरुस्त व्यवस्था किया था कि कोई आसानी से स्टेट को, चूंकि कोई पावर इसलिए नहीं दिया गया कि आसानी से कोई शेड्यूल कास्ट की सूची को डिस्टर्ब नहीं कर सके, और बिना पावर के, बिना सक्षमता के ये दोनों लोगों ने शेड्यूल कास्ट की सूची को डिस्टर्ब करने का, शेड्यूल ट्राइब्स की सूची को डिस्टर्ब करने का काम किया। यहाँ तक कि अति पिछड़ों की सूची को भी नीतीश कुमार ने डिस्टर्ब कर दिया। अब आप देखिए कि कितना लड़ाई लड़ना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग SC और ST का जो डिस्टर्ब किया था सूची को, उसको दुरुस्त करने के लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट हम लोगों के साथ आया।
लेकिन अभी भी अति पिछड़ों का सवाल पड़ा हुआ है। अति पिछड़ों में 30 जातियों को जो जोड़ दिया गया, नतीजा क्या निकल रहा है? जो कर्पूरी जी का जो मूल अति पिछड़ा है उसका सारा चीज खत्म मानने को होने जा रहा है, वो कुछ नहीं मिल रहा है। जिला परिषद के चुनाव में उनको रिजर्वेशन था, 8 सीट रिजर्व था, 7 सीट पर इन्हीं 30 जातियों ने ले लिया। 1 सीट पर मात्र समझते हुए सीतामढ़ी में एक मूल अति पिछड़ा वर्ग को मिला। उसी तरह से नगर निगम में हुआ, उसी तरह से हर एक जगह हो रहा। कहने का मतलब है कि शेड्यूल कास्ट को हरास करने का काम, शेड्यूल ट्राइब्स के हरास करने का काम, अति पिछड़ों को हरास करने का काम ये दोनों भाइयों ने किया। और तोहमत लगाता है क्या कि बीजेपी के लोगों ने आरक्षण का विरोध करना शुरू कर दिया है, वो रहेगा तो ये चला जाएगा, सारा संविधान खत्म हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, तो हम लड़ाई जो क्यों लड़े, तो यही वजह से कि मैंने देखा स्टूडेंट लाइफ में हम लोग कुछ लड़ाई लड़ रहे थे, नौकरी में आए, अपने लोगों के रहते हुए बहुजन समाज तथा कथित बहुजन नेता के नेतृत्व में सरकार चलने के बावजूद भी SC ST EBC प्रताड़ित हुआ। नौकरी में हम लोग प्रताड़ित रहे, जबकि हमारी सरकार मान ली गई थी करने के लिए, लेकिन हम लोग प्रताड़ित रहे। नौकरी के बाद जब रिटायर, तब हमने देखा कि समाज का आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। जब तक रामविलास पासवान जिंदा थे तो कभी कभी लगता था कि वो आवाज़ मानने की आ जाती है, उठ जाता है, लेकिन उनका जो लड़का मान लीजिए जो चिराग पासवान का मान लीजिए कि अभी वो अभ्युदय हुआ चिराग जी के मरने के बाद, रामविलास जी के मरने के बाद, तो चिराग पासवान पूरी तरह से ब्राह्मणवादी शिकंजे में चला गया और वो भी रिजर्वेशन का विरोध करता है। वो कहता है कि सक्षम लोगों को रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए, जबकि ये रिजर्वेशन में आप देखिएगा 341 और 342 में कहीं भी वर्गीकरण का कोई मान लें कि उसमें उपाय नहीं है, कहीं कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो जिसको कोई ज्ञान नहीं है इस तरह से बात बोलता है। और आज आप देखिएगा, आज एक बयान आया है, हम लोगों ने किसी तरह से लड़कर सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाया कि भाई लोहार जाति जो है वो लोहारा नहीं है, इनका गलत सर्टिफिकेट बन रहा है। सरकार ने आदेश भी निकाल दिया। उसी तरह से शेड्यूल कास्ट का सूची को हम लोगों ने दुरुस्त करने के लिए वहाँ से आदेश आया हुआ है। अति पिछड़ा का सवाल है, लेकिन आज मैंने देखा कि लालू जी का प्रस्ताव आया कि हमें लोहार को लोहारा का सर्टिफिकेट देने के लिए सब कुछ करेंगे। बताइए, तो शेड्यूल कास्ट के सूची को डिस्टर्ब करने वाले लोग क्या करें? इसके अलावा जो सोशल जस्टिस का बात हुआ, SC ST EBC के ये अधिकारों को छीनने वाला बात हुआ, इसके अतिरिक्त आप देखिए कि ये जो बॉन्ड जो लाया गया, केंद्र सरकार ने बॉन्ड लाया, इसका बॉन्ड का क्या मतलब है? मान लें कि जिसका आमदनी कम है और अधिक क्षमता देना, इसका क्या मतलब है? या तो आप उसको अधिक बेनिफिट दे रहे हो और उसी बेनिफिट में बंटवारा कर रहे हो, और वो बेनिफिट अधिक जो दे रहे हो तो कहाँ से दे रहे हो? तो जनता को खून चूस कर मान लेके दे रहे हो। तो जनता के खून चूस के जो लाभ होता है उसमें आना बंटवारा मान लीजिए कि कर रहे हो। तो यही मान लीजिए कि आपका ये इलेक्टोरल बॉन्ड है, इससे ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, इतना आपको समझ लेना पड़ेगा। बेरोजगारी का मामला खत्म हो रहा है, निजीकरण के चलते ये आपका निजीकरण शुरू हो गया, आर्थिक विषमता बढ़ रही है अमीरी गरीबी के बीच में। अब 80 करोड़ लोगों को आपको रोजगार देने करना पड़ा रहा, अनाज देना पड़ रहा। तो ये कितना खराब पोषण है, कि मान लीजिए कि इतने आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी आपको 80 करोड़ लोगों को भोजन देने की जरूरत पड़ रही है। अपने पैरों पर खड़ा होने में अभी भी सक्षम नहीं हो पाए हैं और कहते हो कि विकास हो रहा है। तो ये सारा चीज़ है, और खासकर दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग, और इसमें कहीं नेतृत्व आप देख रहे हैं। पहले आप सुनते थे कहीं ना कोई किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर कोई इसी में हुआ करता था, शेड्यूल ट्राइब्स मालिक होते थे। तो आज तो मालिक दे के शेड्यूल ट्राइब्स में एक हेमंत सोरेन वो भी, उनको भी जेल में डाल दिया गया। SC का तो नाम ही छोड़ दीजिए, कहीं कोई मुख्यमंत्री नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब कि SC ST सिर्फ EBC नहीं है, हम उसके साथ हैं जिसके साथ अन्याय होता है। आज चूंकि SC ST EBC के साथ अन्याय हो रहा है तो आज हम उनके साथ हैं। कल अगर मान लीजिए कि कोई सवर्ण के साथ अन्याय करेगा, कहेगा कि वो उसका हिस्सा हम छीन लेंगे और लोग को छीनने का कर रहे हैं, तो हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब अभी जो 2 अन्यायी ताकतें खड़ी होंगी, आप देखिएगा कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। बीजेपी जो कर रही है सो कर ही रही है। 1 को सीट वाले के NDA में मिला है, और लालू जी ने 23 में कितना दिया है? 2 को। यादव को कितना दिया है? 2। क्या मतलब?
आपसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, आपसे ज़्यादा मान लीजिए आपको वोट देता है, आपको आपसे ज़्यादा यादवों से ज़्यादा पर्सन अगर मान लीजिए कि हिस्सा लेता है, आप फिर भी बीजेपी कर ही रहे, फिर भी आपने वो कर दिया उसके साथ बेईमानी। तो ये इस तरह से अन्यायपूर्ण जो व्यवस्था है, अन्यायपूर्ण जो सिस्टम चल रहा है, उसी के खिलाफ आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से खड़ा है, और इसलिए खड़ा है ताकि हम लड़ाई को आगे बढ़ा सकें, आंदोलन को आगे बढ़ा सकें, आपकी आवाज़ को हम संसद तक पहुंचा सकें। हमको अब आवाज़ देंगे तो हम जो बोलेंगे वो आवाज़ गूंजेगी, दूर तक जाएगी और समाज पर उसका असर पड़ेगा, सरकार पर उसका असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम जीत कर जाएंगे, अपने सुविधा के लिए जाएंगे, और लेकिन जनता से भी अपील करेंगे कि आप निश्चित रूप से हमें आप जिताइए। आप तीनों कैंडिडेट में देख लीजिए, मेरा क्वालिफिकेशन देख लीजिए, मेरे सामाजिक संघर्ष माने के देख लीजिए, मैं आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ मोर्चा बनाया, उसके माध्यम से माने कि मैंने लड़ाई लड़ा और मैंने सामाजिक न्याय को धरातल पर लाया। जो सामाजिक न्याय का नाम लेना लोग भूल गया था, मैंने संघर्ष के माध्यम से सामाजिक न्याय को धरातल पर लाया, और आज सामाजिक न्याय की चर्चा होने लगी है, आज आरक्षण की चर्चा होने लगी है, आज संविधान की चर्चा होने लगी है। इसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए साथियों, आप हमें ताकत दें, हमें मजबूती दें, ताकि हम आपके लिए कहीं भी लड़ने के लिए और भी मजबूती के साथ खड़े हो सके और आपकी समस्याओं का निदान हम कर सकें। तो इसलिए साथियों, दोनों अन्यायी ताकतों को परास्त करना जरूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे जैसे लोगों को आप जिताएं और जिताकर संसद भेजें। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। बस आज इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।